है, तो कल हमने रदरफोर्ड का मॉडल पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, उसकी ऑब्जर्वेशंस पढ़ ली थी हमने उस एक्सपेरिमेंट की। अब उसके मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को बोला प्लेनेटरी मॉडल। क्या बोला? प्लेनेटरी मॉडल। क्या बोला? इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे। पहला पोस्टुलेट इसका ये था कि एटम्स हैव अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर। एटम्स हैव अ पॉजिटिवली चार्ज्ड center which is known as nucleus, which is known as, यही था। रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या देखा था? एक तो 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स जो थे वो रिबाउंड करते थे, और वहां से उसको पता चला था कि जो भी सेंटर पे है, सेंटर पे क्या है? कुछ डेंस पॉजिटिव चार्ज है। तो उसने अभी बोला कि एटम्स के पास सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट उसने बोला एटम का जितना भी मास है, एटम का जितना भी मास है वो सारा किधर है? सेंटर पे ही है। ये भी हमने बात यहीं से पता लगी थी हमें मॉडल से, सॉरी एक्सपेरिमेंट से। कोई दिक्कत? हमें एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला था न्यूक्लियस के बारे में, और ये भी पता चला था कि एटम का सारा मास कहाँ पे? उसके सेंटर में है। इसने एक और बोली बात कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान सुनना, अब जैसे प्लैनेट होता है, प्लैनेटरी सिस्टम होता है हमारे, ये क्या हमारे पास? सन के आसपास क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं? और प्लैनेट उसके अंदर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व। तो उसने यही बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल प्लैनेट्स जैसे हैं, और न्यूक्लियस के आसपास क्या कर रहे हैं? तो ये सेंटर में सन की जगह उसने क्या सोच लिया कि वो न्यूक्लियस है, और आसपास ऑर्बिट्स के अंदर क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है हमारे पास? तो प्लेनेटरी मॉडल ने, जो कि रदरफोर्ड ने दिया था हम लोग को, उसके 3 पोस्टुलेट्स थे। पहला ये था कि जो हमारे पास सेंटर है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस। क्या बोला था पहला? पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, जिसे हमने क्या बोला? न्यूक्लियस। दूसरा उसने बोला कि एटम का सारा मास जो है वो कहां पर है? इसी सेंटर पे है। पहले उसने बोला पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे, फिर उसने कहा इसी सेंटर को हम लोग क्या मान लेते हैं? सारा मास मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सारा मास है उसके पास। और लास्ट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड ऑर्बिट्स। डन? कोई दिक्कत यहाँ तक? एक तो ये बात करी, एक उसने ये भी बताया कि जो हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनना, साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम्स, 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम्स स्मॉलर है एज कंपेयर टू दी एटम, एज कंपेयर टू दी एटम। यानी कि मान के चलो कि अगर मेरा पूरा का पूरा एटम जो है वो एक क्रिकेट ग्राउंड है, अगर मेरा पूरा का पूरा एटम जो है वो एक क्रिकेट ग्राउंड है, तो न्यूक्लियस सिर्फ उसके अंदर सेंटर पे पड़ा एक छोटा सा ब्लैक पेपर हो सकता है। थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर रख दिया, एक ग्रेन ब्लैक पेपर का रखा है सिर्फ, पूरे स्टेडियम के अंदर मैंने एक ग्रेन रख दिया ब्लैक पेपर का, तो वो एक ग्रेन क्या है? मेरा न्यूक्लियस। वहीं पर सारा क्या पड़ा है? मास पड़ा है एटम का, और वही क्या है? पॉजिटिवली चार्ज सेंटर भी है, और इलेक्ट्रॉन्स के आसपास अब घूमेंगे। ठीक है? उसने क्या बोला कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इतना छोटा है। कितना छोटा है? 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम्स स्मॉलर देन दी एटम। कोई दिक्कत यहाँ तक? 10 रेज़ टू पावर 5 का मतलब पता है कितना होता है? 1 लाख टाइम्स। 10 रेज़ टू पावर 5 का मतलब है 1 लाख टाइम्स स्मॉलर है। ठीक है? कोई दिक्कत? उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है? नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर होता है। क्या होता है? ना के बराबर होता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं प्लेनेटरी मॉडल को। प्लेनेटरी मॉडल ने पहले बोला कि एटम का जितना भी पॉजिटिवली चार्ज्ड मटेरियल है वो सारा क्या रहेगा? सेंटर पे रहेगा, और उसको हम लोग क्या बोल देंगे? न्यूक्लियस बोल देंगे। क्या बोल देंगे?
न्यूक्लियस। एटम का सारा पॉजिटिव सेंटर कहाँ है? सेंटर पे, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या है? हमारा सारा मास ऑफ द एटम है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं बीच में नहीं है, स्प्रेड आउट नहीं है। थॉमसन ने तो क्या बोला था कि उसी पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव इम्बेड हो रखे हैं, बट उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल इतना छोटा, 10⁵ टाइम्स छोटा है एटम से, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। मैम अगर न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा स्मॉल है फिर उसको मास कैसे कैरी कर रहा है? उसके अंदर सारे प्रोटॉन्स हैं, उसके अंदर ही सारे आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए सारा मास उसके अंदर जा रहा है। ठीक है, अब क्या रहता है? इट इज समथिंग लाइक कि आपने एक बहुत बड़ा बोरी ली, बट स्टिल अगर सुनो तो एक जैसे एक पूरी आपने बोरी ली, बड़ा सैक लिया, उसके अंदर आपने बहुत सारे छोटे डस्ट के ऐसे पार्टिकल्स स्प्रिंकल कर दिए, 1000 की तरह, एक मुट्ठी डाली तो 1000 पार्टिकल्स आ गए, 1000 से भी ऊपर पार्टिकल्स आ गए। अब उसमें आपने क्या करा? 10 सेब रख दिए, एप्पल्स रख दिए। अब मुझे बताओ कि वो डस्ट पार्टिकल जो कि इतने ज़्यादा है नंबर में, ठीक है, और मैंने ज़्यादा उनको स्प्रेड भी किया हुआ है, क्या वो मेरा सारे मास का रीज़न बनेंगे उस सैक के अंदर, कि एप्पल्स के कारण सारा मास होगा? एप्पल्स के कारण होगा। अब उसी की तरह ले लो, आपने एक तो डस्ट पार्टिकल्स फेंके जिनका मास है ही नहीं ना, उनका तो है ही नहीं मास। अब जिस चीज़ का मास है ही नहीं वो तो डाल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। हमने क्या करा उसके, और साथ में छोटे छोटे पत्थर डाल दिए। अब मैंने बोरी उठाई तो वो भारी लग रही थी, फिर भी मुझे तो वो क्यों भारी लग रही थी? उन छोटे छोटे पत्थरों के कारण, क्योंकि पत्थरों का मास था बट इलेक्ट्रॉन का तो मास ही नहीं है ना। मैं कितने ही इलेक्ट्रॉन डालूं उसका मास ही नहीं है। मेरे पास एटम में है ही, देखो कितनी चीजें, 3 चीजें हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्जेस को, पॉजिटिव चार्जेस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स इसको बोल रहे हैं हम लोग पॉजिटिव चार्जेस को। इलेक्ट्रॉन, इनका तो मास ही नेग्लिजिबल है। और अभी आगे जाके पढ़ेंगे न्यूट्रॉन भी होते हैं हमारे पास, क्यों होते हैं इसका रीजन समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं ना, ये तो है ही डस्ट पार्टिकल्स, इसका कारण तो वेट ही नहीं है। मैम जैसे He2+ होता है तो He नेगेटिव भी तो होता है कुछ में, तो लाइक नेगेटिव चार्ज होता है, तो फिर तो मैम ऐसे अगर वो नेगेटिव चार्जेस आपके टेम्पररी स्टेज पे होते हैं हमेशा, स्टेबिलिटी के लिए टेम्पररी स्टेज होती है वो हमेशा। आयनिक स्टेजेस जो होती हैं वो टेम्पररी होती हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होती हैं सिर्फ। हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो आपको ये बात पता चलेगी कि वो सिर्फ टेम्पररी स्टेजेस हैं। और हीलियम तो वैसे ही अपने आप में एक नोबल गैस है, मतलब ऑलरेडी स्टेबल गैस है वो। ठीक है, जैसे अंदर अगर सेंटर में प्रोटॉन्स है तो बाहर इलेक्ट्रॉन्स से अट्रैक्ट नहीं करते। यही तो रदरफोर्ड की प्रॉब्लम थी। अब देखना, यही जो आपने सवाल पूछा, यही थी लिमिटेशन किसकी? रदरफोर्ड की। अब रदरफोर्ड ने मॉडल तो बहुत बढ़िया दे दिया, उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, प्रोटॉन्स के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया, पर बात ये आई कि इसकी एक लिमिटेशन आ गई। क्या आ गई? लिमिटेशन आ गई, जो कि आपने बोला। लिमिटेशन क्या थी कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहे हैं आसपास, अब देखो कोई भी चीज अगर गोल घूमती है, आपने मोशन चैप्टर पढ़ा है, उससे रिलेटेड है, कोई भी चीज अगर गोल गोल घूम रही है तो हर पॉइंट पे उसकी क्या चेंज हो रही होती है? डायरेक्शन। क्या चेंज हो रही होती है? हर पॉइंट पे उसकी क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में है तो उसकी क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसकी क्या चेंज हो रही है? चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है, इसका मतलब हर पॉइंट पे उसकी क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड विद डायरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहेगी तो हम कहते हैं वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। व्हाट इज वेलोसिटी? स्पीड विद डायरेक्शन। तो स्पीड तो चाहे मैं कांस्टेंट रख भी लूंगी, बट मेरे पास डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे डिफरेंट ही आ रही है, तो वेलोसिटी चेंजेस का मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज है। फिजिक्स में ये बात कही जाती है, साइंस की एक ब्रांच है ना, तो फिजिक्स के अंदर कहा जाता है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेट कर रही है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेट कर रही है तो वो कुछ रेडिएशन एमिट करेगी बाहर, वो कुछ एनर्जी बाहर की तरफ एमिट करने लग जाएगी। तो बाहर दे रही है, इसका मतलब वो क्या कर रही है? लूज कर रही है एनर्जी। क्या कर रही है? एनर्जी लूज कर रही है। अब तुम घर पे आए,
गोल 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 घूम के घर आए जैसे ही, तो तुम क्या करोगे? सीधा आकर बेड पर लेट जाओगे। यानी कि उसने भी यही कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं, लिमिटेशन थी उसकी, उसको ये समझ नहीं आई, ये प्रूफ बता नहीं पाया था इसका रीजन। उसने कहा अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं और उनकी एनर्जी भी लूज हो रही है, उनकी एनर्जी क्या हो रही है? लूज हो रही है हर पॉइंट पे, तो वो थक हार के वो नीचे क्यों नहीं गिर जाते न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस तो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले ही वो थके हुए हैं, बेड पहले ही तुम्हें अट्रैक्ट करे कि आ जा मेरे पास सो जा, और तुम भी थके आ रहे हो, तो तुम क्या जाके करोगे? उसके ऊपर गिर जाओगे। तो उसने भी यही कहा कि भाई अगर ये थक जाते हैं, अगर ये एनर्जी लूज करते हैं, तो लूज करने के बाद ये न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर जाते? और अगर ये न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो एटम क्या हो जाएगा? वहीं पे अनस्टेबल हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक करके गिर जाएंगे भाई, सारे इलेक्ट्रॉन्स गिरे तो एटम ही कहाँ बचा? एटम तो अनस्टेबल हो गया। एटम क्या हो गया? बट हमने तो कहा था कि एटम स्टेबल होता है, एटम न्यूट्रल होता है, स्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये एक लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की मॉडल की। क्या लिमिटेशन थी? रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। हम कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? हमने क्या बोला कि इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर मोशन, इन दैट केस इट इज गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन ईच टाइम। With change in direction, velocity will be produced, and so will be the acceleration produced. In physics, whenever we say that a body is accelerating in a circular motion, we say it tends to lose energy. जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो हम कहते हैं कि वह एनर्जी भी कुछ लूज करेगी, और लूजिंग द एनर्जी इट इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, so it will fall into the nucleus. If all the electrons fall into the nucleus, the atom cannot exist. अगर सारे इलेक्ट्रॉन ही गिर जाएंगे तो एटम किससे बन रहा है फिर? है ना? तो फिर ये चीज को रदरफोर्ड जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। डन? क्योंकि देखो ना, उनके हिसाब से जो साइंटिस्ट वगैरह थे, बाकी जिन्होंने ये लिमिटेशन खड़ी करी, उन्होंने कहा सोचो ये भाई ये न्यूक्लियस है तेरा, यहाँ पे तेरा इलेक्ट्रॉन है, पहले एनर्जी लूज करी, वो थोड़ा और पास आया, ऐसे आया, फिर और पास आया न्यूक्लियस के, और आया गोल गोल घूमते घूमते एक टाइम के बाद इसको नीचे गिर जाना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए ना? अगर ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, अभी लूज करी एनर्जी, थोड़ा और पास आया न्यूक्लियस के, फिर और लूज करी, थोड़ा और पास है, ऐसे ही होता ना? पहले तुम एक कदम दूर पास जाते हो बैठ के, फिर दूसरे कदम, फिर तीसरे, और फिर ढम करके गिर जाते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही उसने कहा कि पहले इस पे डिस्टेंस ज्यादा था, फिर जैसे जैसे एनर्जी लूज करी होगी इसने क्या होगा? पास 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 आता रहा न्यूक्लियस के, आता रहा, और एक टाइम के बाद धम नीचे गिर गया होगा न्यूक्लियस के अंदर। तो एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा उस केस के अंदर। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उसकी, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट कर रहा है तो वो स्पाइरली इनवर्ड मूव करता जाएगा डिस्टेंस कम करते करते। देखो स्पाइरल की तरह अंदर चलते जा रहा है ना, तो जब वो स्पाइरली इनवर्ड आते जा रहा है तो वो न्यूक्लियस के अंदर एक टाइम के बाद गिर जाएगा, गिरने पे वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा पूरा एटम। सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स एग्जिस्ट। अगर ये मॉडल उसका सच है तो एटम एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? ठीक है। इसके बाद एक मॉडल है तुम्हारा बोहर मॉडल। ये लिमिटेशन समझ आ गई सबको? कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल घूम रहे हैं, यानी वेलोसिटी चेंज मतलब क्या चेंज? फटाफट आंसर बताते जाओ। एक्सेलरेशन चेंज। शाबाश। एक्सेलरेशन चेंज का मतलब क्या लूज करेगा? एनर्जी। तो उसको इलेक्ट्रॉन्स को पक्का स्पाइरली मूव करके इनवर्ट क्या कर जाना चाहिए? न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, फॉल इनटू द न्यूक्लियस। पर वैसे न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं कर रहा है, न्यूक्लियस में फॉल नहीं कर रहा है। तो वो क्यों नहीं कर रहा है? तो एक मॉडल बताया था बोहर, मैं आपको इसको डिटेल में तो नहीं कराऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में था। ठीक है, अगर आगे वाले चैप्टर्स में बोहर मॉडल को डिस्कस किया होगा नई वाली एनसीईआरटी में, तब हम और अच्छे से कर लेंगे। बता देती हूँ अच्छे से, बोहर मॉडल भी सुन लो। उसने कहा था, बोहर ने भी यही कहा कि सेंटर पे क्या है हमारा? न्यूक्लियस। सेंटर पे क्या है? उसने कहा था इस न्यूक्लियस के आसपास हमारे पास ऑर्बिट्स हैं। क्या है? ये ऑर्बिट्स क्या हैं? फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। क्या है इनके पास? फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं। क्या है इनके पास? फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं। इसलिए हम लोग इनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते थे। क्या कहते थे? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का मतलब ऐसे ऑर्बिट्स, आसपास के इनको शेल्स या ऑर्बिट्स बोल रहे हैं हम लोग। ये जो सर्कल्स अगर मैं वो शेल्स या ऑर्बिट बोल रही हूँ,
इन ऑर्बिट्स के पास क्या है, फिक्स्ड एनर्जी है। क्या है, फिक्स्ड एनर्जी है। मतलब कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, अभी ये मैंने सही नहीं बनाया वैसे मॉडल अभी के लिए, ऐसे समझते हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस शेल में है और इस शेल की एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, ये एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। जब ये एक्सेलरेट कर रहा है तो ये एनर्जी लूज नहीं करता, उसने कहा। वो एक फिक्स्ड शेल के अंदर रहता है। वो क्या है, एक फिक्स्ड शेल के अंदर रहता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि उसको एनर्जी गेन करके ऊपर आना पड़ता है, मतलब पापा से दादू के पास रहना पड़ता है, या फिर उसको एनर्जी क्या करनी पड़ती है, लूज करनी पड़ती है। बट ये उसकी टेम्पररी स्टेजेस होती हैं, ये उसकी टेम्पररी स्टेजेस होती हैं। वो न्यूक्लियस में फॉल नहीं करता है। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमेशा मेंटेन्ड रहता है। क्या रहता है, मेंटेन्ड रहता है। पिछली बार वाले में क्या प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने सोचने लगे थे कि ऐसे स्पाइरल जैसा रहेगा, उसने कहा स्पाइरल नहीं है ये। उसने क्या बोला, ये स्पाइरल नहीं है, ये इसके पास क्या है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स है, फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड एनर्जी है। सब कुछ इसमें क्या है, फिक्स्ड रहने वाला है। आई बात समझ? तो बोहर के मॉडल का एक तो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, इसको हमने न्यूक्लियस कह दिए, उसके आसपास फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स है। क्या है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। क्या है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, जिन्हें हमने ऑर्बिट्स कह दो, शेल्स कह दो, जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो तुम। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। इनके शेल का नाम भी दे दिया उसने, KLMN। शेल का नाम क्या दिया, KLMN दे दिया इसने शेल्स को नाम। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गया? बोहर ने क्या बोला, समझ आया? बोहर ने बोला भाई सेंटर में न्यूक्लियस है और आसपास जो शेल्स हैं वो फिक्स्ड एनर्जी के साथ हैं। वो क्या है, फिक्स्ड एनर्जी के साथ पड़े हैं। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसकी एनर्जी क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। एनर्जी लूज करने पे नेक्स्ट शेल में चले जाएगा, बट ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये इनवर्ट नहीं जा रहे हैं कोई। ये प्रॉपर क्या है, एक डिस्टेंस के ऊपर ही मेंटेन रहेंगे। आई बात समझ? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये फिक्स्ड एनर्जी लेवल वाला समझ आइए। एनसीईआरटी नहीं वाली, एनसीईआरटी के अंदर अभी ये टॉपिक गिवन नहीं है, आगे जाकर के होना तो लग पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब भाई हमने मॉडल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, हमने बोहर को भी पढ़ लिया वैसे तो डिटेल में थोड़ा सा। हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लग गया। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन। किसने किया था, जे थॉमसन। हमने प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ दिया कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं। रदरफोर्ड ने ऐसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब क्या हुआ, हमारे पास एक और सब एटॉमिक पार्टिकल आया। क्या आया, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल। व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल? एटम के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, एटम के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स। क्या मतलब होता है इसका, एटम के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हो तुम? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अब हमारे पास स्टोरी में कौन आया, न्यूट्रॉन्स। कौन आए? ये सभी ये थ्योरी खत्म होने वाली है, अब तुम्हारा इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। ये जो रदरफोर्ड था उसका ही स्टूडेंट था एक जेम्स चैडविक। कौन था? किसके स्टूडेंट थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड की थे। किसके थे? रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे। उन्होंने न्यूट्रॉन्स को 1932 के अंदर डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया? 1932 के अंदर डिस्कवर किया। जेम्स चैडविक, who was a student of Rutherford, discovered neutrons 1932। उसने क्या बोला कि पहले तो समझते हैं न्यूट्रॉन्स की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे पता लगा कि न्यूट्रॉन जैसी कोई चीज भी एग्जिस्ट करेगी, जबकि हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट मॉडल समझ आने लग गया था हम लोगों को। किसी ने एक बात नहीं खड़ी करी कि मैम देखो, ये रहा हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन 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 प्रोटॉन्स। बहुत सारे क्या है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? तुम्हें कुछ लग रहा है अभी भी तुम्हें बोलना चाहिए? सारे पॉजिटिव है, इकट्ठे पढ़ा रखती है, इकट्ठे पॉजिटिव रखते हैं। इतना सारा लाइक चार्ज इकट्ठे रखा है, क्या वो रिपेल नहीं करता आपस में? क्या वो आपस में रिपेल नहीं करता? यही क्वेश्चन आया वहां पे साइंटिस्ट के दिमाग में कि भाई साहब आपने कहा
कि पहली चीज उनके दिमाग में क्या आई कि जो न्यूक्लियस है उसमें सारा का सारा क्या पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। सारा का सारा पॉजिटिव है तो आपस में क्या करेगा, रिपेल करने से लड़ेगा, एट जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाएगा। बट हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं अभी तक, हमें तो आज तक ऐसा कुछ पता ही लगा, हमें तो कि एटम स्टेबल है, न्यूक्लियस भी स्टेबल है उसका। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स हैं जो कि सिर्फ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो आपस में रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं तो एटम स्टेबल क्यों है? सही बात बोली कि नहीं? न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, तो वापस में रिपेल क्यों नहीं कर रहा? पहला क्वेश्चन ये आया हमारे दिमाग। ठीक है, फिर क्या हुआ, हीलियम एटम की बात हुई। अब देखते हैं कौन बच्चा अच्छे से पढ़ के आया। मैं बता रही हूँ हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2। एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? हीलियम का यानी कि प्रोटॉन्स का नंबर भी 2 होता है। हीलियम के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 2। किसी को याद है हमने हीलियम का मास कितना पड़ा है? 4 यूनिट। पर हीलियम का मास तो 4 यूनिट्स होता है भाई साहब, ये क्या हो गया? हमने बोला था कि एटम का मास सेंटर में होता है, सेंटर में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन तो सिर्फ 2 थे, तो मास 4 कैसे आ गया इसका? फिर यही बात किसमें आई? कार्बन में। कार्बन का एटम का 6 थे प्रोटॉन्स। कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स थे? 6 प्रोटॉन्स थे। बट उसका जो मास था वो 12 आया। ये क्या हो रहा है भाई? मेरा प्रोटॉन के नंबर से लगभग डबल दी क्या आ रहा है मेरे पास? मास आ रहा है किसी भी एटम का। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है बीच में। यहां से हमें पता चला कि अगर एटम का सारा मास न्यूक्लियस पे है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो सिर्फ नहीं हो सकते हैं। मैंने ये मान लिया था न्यूक्लियस का सारा मास, सॉरी एटम का सारा मास कहाँ पर? उसके न्यूक्लियस में है, पर प्रोटॉन्स के अलावा भी भाई साथ में कोई चीज है। कैसे पता लगा? एक तो भाई देखो भाई, क्या देखो देखो देखो, एक तो देखो हमारी मास में गड़बड़ आ रही है, एक तो क्या है देखो मास में गड़बड़ आ रही है। इसका मास सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं बना रहे हैं, सिर्फ प्रोटॉन्स हमारा मास नहीं बता रहे हैं। दूसरा हम लोगों ने बोला भाई सारा पॉजिटिव भी इकट्ठे नहीं रह सकता, तो जरूर बीच में कोई बीच का बंदर है जो इनको संभाल के रख रहा है, जो मास ऑफ द एटम बना रहा है। वहां से डिस्कवरी हुई किसकी? हमारी न्यूट्रॉन्स की। किसकी डिस्कवरी हुई? न्यूट्रॉन्स की, बाय जेम्स चैडविक। बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने कहा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन को हम सिंपल एन से भी दिखा देते हैं, इनके ऊपर 0 भी लिख देते हैं टू डिनोट कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्जेस। ये नो चार्जेस वाली बात कैसे आई भाई? सिंपल बात थी, हमारे पास एक तो पॉजिटिव चार्ज था प्रोटॉन, उसको काटने वाला कौन था? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो एटम पूरा क्या बन रहा था? न्यूट्रल। तो पक्का ये भी न्यूट्रल ही होंगे, बीच में कोई चार्जेस तो होंगे नहीं, क्योंकि अगर इनके पास चार्जेस होते तो हमारा एटम भी क्या होता? नेगेटिव होता या फिर पॉजिटिव होता। पर हमारा एटम क्या होता है? पूरा न्यूट्रल होता है। आई बात समझ? ठीक है, हमने क्या बोला? न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इक्वल है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर देते हैं, तो वो एटम क्या हो जाता है? पूरा न्यूट्रल हो जाता है। आई बात समझ? ठीक है, इसका मतलब इसके पास तो खुद ही कोई चार्ज नहीं है। दूसरा हम लोगों ने बोला मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स, कि जितना मास प्रोटॉन्स का होता है उतना ही लगभग मास किसका होता है? न्यूट्रॉन्स का। किसका होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? हेलो, सबको समझ आया? पक्का से? चले आगे। फिर हमने क्या बोला? न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी स्टार्ट करी। पहला पॉइंट न्यूट्रॉन के बारे में किए जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। कितने में? 1932 में। कितने में? 1932 में। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उनका मास लगभग इक्वल होता है प्रोटॉन्स के। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी क्यों होने लग गई? क्योंकि लोगों ने बोला भाई प्रोटॉन आपस में कोई रिपल्शन कर रहे हैं तो अकेले तो एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। और दूसरा हम लोगों ने क्या बोला कि जो हम लोग के पास मास आ रहा है वो सिर्फ प्रोटॉन्स के बेसिस पे नहीं आ सकता, लगभग डबल हो रहा है यहाँ पे मास। ठीक है, कोई दिक्कत? तुम बता सकते हो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इस वाले केस में? वेरी गुड। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने थे? इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? वेरी गुड। तो यानी कि मास का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रोटॉन्स प्लस
न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा नया फॉर्मूला बन गया था मास का उस टाइम पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब एक चीज समझ लो, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को इकट्ठे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइंड हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अच्छे से अंडरलाइन कर लेना इसको, एक नंबर में आ गया तो गड़बड़ नहीं करनी है। तो यानी कि मास को हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम लोग को बात करें मास की, तो मास को हम लोग बोल सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ऐसे लिख सकती हो, मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ही है। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हमने क्या नाम दे दिया इकट्ठा? न्यूक्लियॉन्स दे दिया। क्या दे दिया? न्यूक्लियॉन्स दे दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का से देख लो। अब बात आती है कि न्यूट्रॉन्स ऐसा एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, न्यूट्रॉन्स ऐसा एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। ये करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, सारे के सारे एटम्स में न्यूट्रॉन्स होते हैं। सभी एटम्स में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक्सेप्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये एक्सेप्शन याद रखनी है, हाइड्रोजन एटम के अलावा सभी एटम्स के पास न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन एटम एक ऐसा एटम है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन ही नहीं होता, जिसके पास कोई न्यूट्रॉन ही नहीं होता। किसी को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी। हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं? 1। हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन्स का नंबर भी क्या होता है? तो कोई एक बार ट्राई करेगा ये बताने के लिए क्यों उसके पास न्यूट्रॉन्स 0 है। कोई हेल्प करो, तुक्का मारो, पीछे से मुड़ के नहीं देखना है। मैंने बोला हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन उसके पास इसीलिए 0 है। भाई एक ही बच्चा अकेला पढ़ रहा है, एक ही प्रोटॉन है हमारे पास, वो प्रोटॉन किससे रिपेल करेगा भाई? उसकी लड़ाई होगी किस प्रोटॉन से? उसकी लड़ाई किसी से नहीं हो रही। एक ही प्रोटॉन है हाइड्रोजन के पास, ये कोई रिपल्शन ही नहीं होती। कोई रिपल्शन ही नहीं है तो हमारे पास कोई न्यूट्रॉन ही नहीं है। इसीलिए हाइड्रोजन का प्रोटॉन भी 1 होता है, हाइड्रोजन के पास मास भी 1 यूनिट ही होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स ही सारा मास बना रहे हैं हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि प्रोटॉन्स ही सारा मास बना रहे हैं हाइड्रोजन के। तो ये बात तो गलत होगी ना, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ तो मास ऑफ न्यूट्रॉन है ना 0 m क्योंकि न्यूट्रॉन तो मास ऑफ न्यूट्रॉन 0। हाँ तो वो मास ऑफ न्यूट्रॉन 0 हो गया ना वहाँ पे। तो पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है तो लगभग सेम होता है, बट हम लोग अब यही पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन के रीजंस ही 2 होते हैं वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ न्यूट्रॉन, कि ये जो न्यूट्रॉन हम पढ़ रहे हैं इसका काम क्या है? 2 काम है। एक तो जो हमारे पास रिपल्शंस हो रही हैं उनको स्टेबलाइज करना। देखो ऐसे समझो कि तुम्हारे पास जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या है? हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। वो क्या है हमारे पास? स्टूडेंट्स आपस में लड़ाई करते हैं, तो न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं? इनको टीचर बन के स्टेबलाइज कर देते हैं, ये रिपल्शंस को रोक देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दे रिड्यूस दी रिपल्शंस। ये बीच का क्या बन जाता है? बीच का बंधन बन जाता है। अगर ये मेरे पास प्रोटॉन है, ये मेरे पास प्रोटॉन है, तो ये हमारे पास क्या बना दिया मैंने थोड़ी देर के लिए? न्यूट्रॉन। तो ये क्या है? बीच का बंधन। इन दोनों को क्या रखेगा? आपस में एक डिस्टेंस मेंटेन करके इनके बीच का रखेगा, ताकि इनके बीच में लड़ाइयाँ ना हो। आई बात समझ? मैंने क्या बोला कि ये हमारे पास क्या है? प्रोटॉन्स हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस है दोनों, तो आपस में लड़ाई करते हैं। तो बीच में हमारे पास ये कौन आ गया? न्यूट्रॉन आ गया, जो कि बीच में एक बफर की तरह एक्ट करता है, बीच का बंदर की जैसे एक्ट करता है, और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है ताकि इनके बीच में लड़ाइयाँ ना। क्लियर है? कोई बात? ये वाली बात समझ आई? और ये क्या करता है? न्यूक्लियर फोर्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 2 काम है इसके। एक तो क्या है? रिपल्शंस को क्या कर देना? कम कर देना, टू रिड्यूस द रिपल्शंस। और दूसरा क्या है? न्यूक्लियर फोर्स प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? न्यूक्लियर
फोर्स, क्या प्रोवाइड करना, न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि न्यूक्लियस को पूरा स्टेबल बना के रख रहा है। क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को स्टेबल बनाकर रख रहा है, जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इकट्ठे बाइंड करके रखेगा आपस में। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में बाइंड करके न्यूक्लियस को बिल्कुल स्टेबल बना देगा। ये प्रोटॉन है जो कि क्या है, पॉजिटिव, ये न्यूट्रॉन है जो कि क्या है, न्यूट्रल। इन दोनों को आपस में बाइंड करके रखेगा, टीचर और स्टूडेंट में अच्छी बॉन्डिंग रखेगा ताकि पूरा क्लासरूम जो है वो स्टेबल हो पाए। ये न्यूट्रॉन, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये पूरा क्या है, क्लासरूम है। देखो ये हमारा है क्लास, ये क्लास की हमारी न्यूक्लियस है। इसमें बच्चे क्या है हमारे पास, प्रोटॉन्स है। क्या है हमारे पास, और ये हमने क्या बना दी बीच में, हमारी टीचर्स बना दी। क्या बना दी, टीचर्स। टीचर्स और प्रोटॉन के साथ क्या कर रही है, अच्छी बॉन्डिंग रख रही है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये बॉन्डिंग से क्या हो रही है, हमारी क्लास एक तो स्टेबल हो रही है, टीचर और स्टूडेंट में बहस नहीं होगी, और दूसरा क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव को भी दूर रख रहे हैं। दो लड़ाई वाले बच्चों को क्या रख रहे हैं, दूर रख रहे हैं, ताकि क्या होगी, हमारे पास कोई भी रिपल्शंस ना हो। आ गई बात समझ, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गया, अच्छे से रोल समझ आया न्यूक्लियस का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्या हुआ कि हमारे पास 1869 तक तो 1869 तक तो सिर्फ 69 एलिमेंट्स ही हमने डिस्कवर कर पाए थे। क्या कर पाए थे, 69 एलिमेंट्स ही डिस्कवर कर पाए थे। और इन 69 एलिमेंट्स में से भी ज्यादातर क्या थे, अर्थ पे ही मिलते थे हम लोग को, ज्यादातर अर्थ के क्रस्ट से ही हम लोगों को मिले थे। बट आज के टाइम में हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स, और इनमें से बहुत सारे हमें अर्थ के क्रस्ट से ही मिले हैं, पर ऐसे भी बहुत सारे हैं जो हमने लैबोरेटरीज में भी बनाए हैं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमने लैब में खुद प्रिपेयर कर लिए। आई बात समझ, आई रिपीट, 1869 तक तो हमारे पास सिर्फ 69 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे, जिसमें मैक्सिमम जो थे वो अर्थ के क्रस्ट से ही मिल रहे थे हम लोग को। बट आज के टाइम में जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। ये 118 में से बहुत सारे जो हैं वो अर्थ के क्रस्ट से मिल रहे हैं, और बहुत सारे जो हैं हम लोगों को हमने खुद से लैबोरेटरीज में भी बनाए हैं।